A very good morning to my dear students. So, this is a new topic, topic 1.3, a growing middle class emphasizes an end to privileges. As you earlier, I told about the meaning of privileges, uh, the rights given by birth. मतलब इसको अगर जैसे समझें और इसी लैंग्वेज में privileges कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोगों को जो राइट्स हैं ना वो उनके बर्थ से ही मिल रहे हैं। अब बर्थ से कैसे उसको समझें। बर्थ बहुत बड़ा वर्ड है, यानी कि जो एस्टेट वाइज सोसाइटी डिवाइडेड है ना फ्रांस की, तो जो फर्स्ट एस्टेट है और सेकंड एस्टेट है इसके लोग टैक्स पे भी नहीं करते हैं और उसमें क्लर्जी और नोबल पर्सन टाइप के लोग हैं। अगर उसको और शॉर्ट भाषा में समझें कि जो संपन्न लोग हैं, वेल डेवलप लोग हैं, वेल रिसोर्सफुल पीपल हैं, उनको राइट्स जो मिले हुए हैं बर्थ के अकॉर्डिंग है। भले ही जो उनकी जो उनके आगे की आने वाली जनरेशन्स हैं वो भले ही वीक हैं बट एबल नहीं हैं, दे हैव डोंट सफिशिएंट लैंग्वेज, डोंट हैव सफिशिएंट एबिलिटी टू डू समथिंग, लेकिन उनको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं ओनली ऑन प्रिविलेजेस, क्योंकि वो किसी बड़ी फैमिली से हैं, बड़ी राजशाही घर से हैं और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, दरबारी लोग, मिनिस्टर्स लोग, उसके बेस पे ये एबिलिटी उस टाइम उसको बेस नहीं बनाया गया। तो आप देख रहे हैं ना वहाँ पे मिडिल क्लास जो है वो ग्रो कर रहा है और प्रिविलेज जो है वो एंड की तरफ बढ़ रहा है। लेट्स सी, इन द पास्ट peasant workers had participated in the revolt against increasing taxes. पीछे अभी लास्ट क्लासेस में भी हमने पढ़ा कि इंक्रीज टैक्सेस को लेके भी बहुत सारे रिवोल्ट हो रहे हैं। एंड फूड स्कैरसिटी का कितना मतलब डोमिनेट नहीं होके कितना मतलब कहते हैं ना वो फ्राइटन फियर ऑफ सिचुएशन कि खाने को लेके डर है, लोगों को खाना मिल नहीं रहा है, ब्रेड की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हैं बट जो उनकी वेजेस हैं वो नहीं इंक्रीज़ की जा रही हैं। इस तरह के रिवोल्ट वहाँ हो रहे थे इन्हीं चीज़ों को लेके, इंक्रीज टैक्सेस एंड फूड स्कैरसिटी, बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट द फुल स्केल मेजर्स। यहाँ से आप समझें मतलब उनके पास कमी है। किन लोगों के पास? वो जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये जो पीजेंट और वर्कर्स हैं, उनके पास कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स मतलब कुछ ऐसा प्लान नहीं कर सकते हैं जिससे कि वो कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग आउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। मतलब उनके पास साधन भी नहीं है, उनके पास प्रोग्राम भी नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्लान्स नहीं है, क्योंकि सारे लोग उसमें रिसोर्सफुल नहीं है ना, बहुत सारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं। इस क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी ठीक है, जो थ्री स्टेट्स में थ्री ग्रुप्स में डिवाइड थी सोसाइटी, तो उसमें सबसे नीचे वाले जो लोग हैं उनमें लैक है, मतलब कमी है इन सारी चीज़ों की। उन्हें नहीं समझ में आता है वो किस तरह से किसी प्रोग्राम को अडॉप्ट करें और किस तरह के साधन वो यूज़ करें। जैसे आजकल होता है ना, न्यूज़ के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, तो वैसे ही वो इकोनॉमिक ऑर्डर और सोशल ऑर्डर में चेंज लाना चाहते थे। ये सबसे ज़्यादा मतलब उनके लिए, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज लाएंगे तो वो फूड स्कैरसिटी और इंक्रीजिंग टैक्स से बच पाएंगे। सोशल ऑर्डर लाएंगे तो जो फूड के जो प्राइसेस हैं इतने ज़्यादा राइज हो रहे हैं उनको वो कट कर सकेंगे। मतलब इस तरह के मूवमेंट्स की बात हो रही है वहाँ पे। ओके, दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट। अब ये जिम्मेदारी किसकी तरफ आ गई यहाँ? मतलब लेफ्ट का मतलब है ये जिम्मेदारी उन लोग की तरफ आ गई, उस ग्रुप्स की तरफ आ गई थर्ड एस्टेट में, हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन, न्यू आइडियाज़। आपको याद है थर्ड एस्टेट्स में जो थ्री ग्रुप में लोग डिवाइड थे, तो आपने देखा था जो फर्स्ट एस्टेट में और सेकंड एस्टेट में कुछ नोबल पर्सन हैं जिनके पास रिसोर्सेज भी है, वो पढ़े लिखे हैं, कुछ वकील भी हैं थोड़े से पढ़े लिखे, है ना, कुछ नए नए फिलोसफर आ रहे हैं, टीचर भी हैं, कुछ इस तरह के लोग। तो वो थर्ड एस्टेट्स के उन लोगों में से हैं जो प्रॉस्पेरस हुए हैं और उनको एजुकेशन मिली हुई है, वो नए नए आइडियाज़ से अपने आप को
मतलब अपडेट रखते हैं, तो वो लोग अब इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी टू अनदर पैराग्राफ। द 18th century witnessed the emergence of social groups. 1789 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था ना फ्रांस का, ये उससे पहले की ही बातें हो रही हैं, 18th सेंचुरी का ही ये टाइम है। तो उसमें क्या देखा गया, विटनेस्ड क्या देखा गया? इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इमर्ज हो रहे हैं। टर्म द मिडिल क्लास, ख़ास तौर से मिडिल क्लास में। अब वो कौन कौन से लोग हैं ज़रा देखें तो आप। who earn their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturing of goods such as woolen and silk textile। उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज, मतलब अपने देश से बाहर व्यापार किया है, ट्रेड किया है थ्रू आउट द सी रूट्स एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और उन्होंने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, हर तरह का सामान, चाहे वो टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, या एनी अदर जो हमारी नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग हो। उसमें वूलन और सिल्क टेक्सटाइल भी सबसे इम्पॉर्टेंट था, वो उसको बना रहे हैं। दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिच मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो कि या तो वो जो रिच मेंबर है ना सोसाइटी के, या तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको, इस गुड्स को, ठीक है, या फिर वो उससे ख़रीद लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं जो रिच मेंबर है सोसाइटी के। भाई फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में भी है ना, फर्स्ट और टू एस्टेट्स में जो लोग हैं वो भी तो वोट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं बाय द रिच मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह से एक नया जो कहते हैं ना बहुत सारा मनी का फ्लो होना, वो होने लग गया था उस मिडिल क्लास में। ठीक है, ट्रेड के जरिए। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, अब बात करें व्यापारियों की, ट्रेडर्स की, मर्चेंट्स की, छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, जो कि वो उस तरह के गुड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। मैंने आपको जैसे अर्लियर समझाया था अभी 2 मिनट पहले ही कि उस थर्ड एस्टेट में कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे ना, प्रोफेशंस उनकी तरह जो थे, वो लॉयर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब जो थर्ड ग्रुप में जो 1 2 3 यानी जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो लोग थे, उसमें आपने देखा था ना कुछ पढ़े लिखे और अच्छे लोग थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो वहाँ फ्रांस में जो वहाँ की पावर थी, उसमें उनका कुछ पार्ट था जो उसमें इंक्लूड थे। तो इस तरह के लोग वो हैं मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चर के साथ, ये इस तरह के लोग भी अब ऐड हो गए हैं। फर्स्ट नंबर मर्चेंट्स का, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, एंड तीसरा प्रोफेशन में लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ये इस तरह से न्यू मिडिल क्लास में जो है इमर्ज हो रहे हैं ना। इमरजेंस मैंने बोला ना फर्स्ट लाइन में, तो ये सारे लोग जो हैं उभर के सामने आ रहे हैं। ओके, ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी वुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। अब ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये भरोसा करते हैं, इन्हें ये इस चीज़ को मानते हैं कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी में सिर्फ इस बेस पे उसको राइट्स नहीं मिलने चाहिए कि वो सिर्फ किसी घर में जन्म ले लिया है, किसी अच्छे और रईस घर में, वेल्दी फैमिली में अगर उसने सिर्फ बर्थ ले लिया है, सिर्फ उसको ही वो सारे मतलब स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। प्रिविलेज में ये चीज़ सबसे ज़्यादा आती है, स्पेशल राइट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। उन्होंने क्या बोला, रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन इस मैटर। वो लोग इस चीज़ पर जोर देते हैं कि पर्सन का सोशल पोजीशन जो होना चाहिए ना, वो बर्थ के बेस पे नहीं होना चाहिए। किस बेस पे होना चाहिए? डिपेंड ऑन मेरिट। यानी कि मेरिट का मतलब क्या हुआ, आपका एजुकेशन, आपकी एबिलिटी, मैनी अदर थिंग्स। अब जो ये मेरिट की बात हो रही है, तो मेरिट की बात हो गई एबिलिटी से, यानी कि आप में योग्यता कितनी है, हाउ मच यू आर एबल टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क। तो प्रिविलेज बाय बर्थ को जो है एबोलिश किया जा रहा है, डिपेंड ऑन मेरिट को है उसको प्रमोट किया जा रहा है। ये इस तरह की सोशल पोजीशंस के लिए लोग अब हक खुल के बोलने लगे हैं, बात करने लगे हैं। ओके, दीज आइडियाज़ एनवाइसेजिंग सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ। और ये जो आइडिया है कि मेरिट को जगह दी जाए और प्रिविलेज ऑफ बर्थ को ख़त्म किया जाए, एंड किया जाए,
इस बेस पे जो सोसाइटी में फ्रीडम को और इक्वल लॉ को हमें बढ़ाना चाहिए. वी हैव टू एनकरेज द फ्रीडम्स एंड इक्वल लॉज एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबके लिए मौके हों. ये इस तरह की एक आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं. न्यू आइडियाज़ वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स सच एज जॉन लॉकी एंड जेन जॉक्स रूसो. अब ये जो इस तरह के आइडिया है ना, विच आइडियाज़, फ्रीडम, इक्वल लॉज, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, डिपेंड ऑन मेरिट जो पोजीशन है सोशल, वो ये इस तरह के आइडियाज़ कौन कौन से फिलोसफर्स दे रहे हैं वहाँ फ्रांस में? जॉन लॉकी एंड जेन जैक्स रूसो. ये रूसो बहुत फेमस नाम आएगा और जॉन लॉकी भी. इन हिज टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ये एक बुक है. किसकी बुक है जरा देखो तो. यहाँ से एक 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है आपका बनता है कि नेम 2 फिलोसफर्स ऑफ फ्रांस, जॉन लॉकी एंड जीन जॉक्स रूसो. फिर एक अनदर क्वेश्चन भी राइज होता है, फेमस बुक ऑफ या फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लॉकी क्या है? टू ट्राइटाइज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्राइटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट. ये लॉकी का कुछ थॉट है. लॉकी अपना उस पर अपना एक कंसेप्ट देता है. लॉकी सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट. वो कहता है कि कुछ ही लोगों का सिर्फ एब्सोल्यूट राइट हो और ये जो डिवाइन यानी कि जो नोबल बेसिस पे जो चीज़ें चली आ रही हैं ना, इसको वो रिफ्यूट करता है. मतलब वो इन चीज़ों को नहीं मानता. वो मानता है फ्रीडम को, इक्वल लॉ को, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल को. इस तरह की चीज़ें उसने बोली हैं. द टू ट्राइडाइज ऑफ गवर्नमेंट. ओके. ऑफ द मोनार्क. मोनार्क मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, वेयर द सिस्टम ऑफ किंग इज एस्टेब्लिश्ड. मतलब वहाँ राजा होता है, राजा के अकॉर्डिंग फिर उसका बेटा राजा होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग इस तरह की चीज़ें मोनार्क में आती हैं. रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब रूसो ने एक नया आइडिया दिया. वो कहता है कि एक गवर्नमेंट फॉर्म्ड होनी चाहिए बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव, कि लोगों को और रिप्रेजेंटेटिव के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो. सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव जब चुने तो रिप्रेजेंटेटिव जो है पीपल्स के लिए लाइबल होना चाहिए. मतलब वो उसके लिए आंसरेबल होना चाहिए. अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे ये कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहा है. क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट आज जो हमारा बना है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही हम उसमें ऐड हैं. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं गवर्नमेंट में और यही गवर्नमेंट वर्क करती है पीपल्स के लिए. ओके. इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, अनदर क्वेश्चन रेज हेयर. मतलब एक नया क्वेश्चन यहाँ से बनता है. द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने राइट किया है? मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट. मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ में जो पावर है उसको डिवाइड किया है गवर्नमेंट में बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. ये बहुत ही अच्छा आपके लिए सीखने के लिए. यू हैव टू लर्न द थिंग. Montesquieu was first who given the idea of divide the government between legislative, executive and judiciary in the book The Spirit of Law. And the legislative, executive, judiciary ही वो पार्ट है जो आज इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है. इंडिया में ये तीनों पार्ट आपको मिलेंगे. तो ये उस तरह से उस टाइम पे वहाँ पे चेंजेस और अच्छी चीज़ों के लिए जो बदलाव थे न्यू मिडिल क्लासेस के लिए, फिलोसफर जो है इस तरह के आइडियाज़ को फॉरवर्ड कर रहे थे, ये इतना स्ट्रांगली वहाँ पे होने लगे थे. तो आप देखेंगे धीरे धीरे वहाँ पे जो किंगशिप है, जो मोनार्क है, वो एबोलिश होता चला गया है. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू द फोर्स इन द यूएसए. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का जो मॉडल था, मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, इसको यूएसए में लागू भी कर दिया गया. आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. आपको याद है चैप्टर की शुरुआत में हमने कहा था कि जो 13 कॉलोनीज़ हैं उनको हेल्प किया था, हेल्प बाय फ्रांस. फ्रांस ने हेल्प की थी यूएसए की ब्रिटेन के ख़िलाफ़, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के ख़िलाफ़ मतलब मोर एक्सटेंशन ऑफ देयर टेरिटरी चाहते थे. और इंग्लैंड का
ब्रिटेन का कब्जा था यूएसए पे और फ्रांस उसकी हेल्प कर रहा था। तो उनकी हेल्प से जब 13 कॉलोनीज़ जो डिक्लेयर हुई इंडिपेंडेंस की, तो वहाँ पे ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का जो सिस्टम है उसको एनफोर्स किया गया, मतलब उसको वहाँ लागू किया गया। ओके, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ अ पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। आप देखेंगे कि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है इंडिविजुअल राइट्स की। अभी इंडिविजुअल राइट्स ही क्या है? इक्वलिटी। इक्वलिटी की ही बात है कि सबको सबके अधिकार है, यानी कि सभी लोग बराबर हैं। देयर इज़ नो डिवाइडेशन इन सोसाइटी। ये वहाँ से जो मोंटेस्क्यू और रूसो ने जो प्रपोजल दिया, मॉडल दिया अपनी फ़िलासफ़ी को लेके, गवर्नमेंट को लेके, वो वहाँ अमेरिका में एनफोर्स हो गया। तो वो एक मतलब एग्जाम्पल की तरह बनता है फ्रांस में। जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, मोंटेस्क्यू वाले लोग हैं, जैसे लोग हैं, या रूसो जैसे लोग, वो उसको एक एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं कि हमें फ्रांस में भी इस तरह से चीज़ें लागू करनी चाहिए। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसोफर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेस। होता है ना, जब कुछ नई चीज़ें आती हैं तो हम हर जगह बहस करते हैं, हर एक जगह। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो लोग सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में इस तरह के आइडियाज़ को जो है डिस्कस कर रहे हैं। एंड स्प्रिंग अमंग द पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। वहाँ लोग बुक्स और न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं 18th सेंचुरी में। हमारे इंडिया में आज भी लोग बुक्स और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं 21 सेंचुरी में। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया मोर अवेयर कैसे बन सकता है। इंडिविजुअल राइट्स की बात लोग कैसे कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे जब वो डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें फ्रांस में 18th सेंचुरी में हो रही थी। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। अब होता क्या था, ये जो है अक्सर कर पढ़ती जाया करती थी ग्रुप्स में, सैलून में, कॉफ़ी हाउसेस में, सोशल गैदरिंग में। और वो इसलिए मतलब तेज़ आवाज़ में पढ़ी जाती थी, बोल के पढ़ी जाती थी, जिससे कि जो फ़ायदा है ना, फ़ायदा उनको ही मिल सके जो पढ़ और लिख नहीं सकते। मतलब कितनी अच्छी बात है वहाँ पे। मतलब लोग इस तरह से उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तेज आवाज़ में कि जो लोग इलिटरेट हैं उनको भी उसके बेनिफिट्स पता चल सके। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो जानता नहीं है उसको तो हमारे यहाँ एक्सटॉर्शन किया जाता है। उसके राइट्स अगर उसे नहीं मालूम है बेचारे को, तो उसको परेशान किया जाएगा। चाहे वो वर्कर हो, काम करने वाली बाई हो, कोई नया टीचर हो, हर इंस्टीट्यूशन में ऐसी चीज़ें होती हैं। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of state generated anger and protest against system of privileges। जब लोगों को पता चला, ये न्यूज़ पता चली कि लुई 16 प्लान कर रहा है कि कुछ टैक्सेस को मतलब इम्पोज करने वाला है, और न्यू टैक्सेस जो हैं वो आने वाले हैं, न्यू टैक्स। तो लोगों ने क्या किया, स्टेट जनरेटेड एंगर, मतलब जो स्टेट के लोग हैं, पीपल हैं, वो गुस्से से हो भर गए और प्रोटेस्ट के लिए सोचने लगे जो ये सिस्टम है प्रिविलेजेस का, वही एस्टेट्स वाला, जो नोबल पर्सन है और क्लर्जी पीपल्स हैं, उनके खिलाफ जो है अब प्रोटेस्ट करने के लिए सोचने लगे। तो इस तरह से वहाँ अवेयरनेस आई, पढ़ने से, गैदरिंग से, सारी चीज़ों से। और आप देखेंगे कि वहाँ कितने सारे चेंजेस आए। ये सोर्स दिया हुआ है एक ओल्ड रिजिम में। जॉर्ज डेंटन एक पर्सन है जो बाद में पॉलिटिक्स में आते हैं। वो अपने बारे में फ्रांस में कुछ चीज़ों के लिए लिख रहे हैं कि वो किस तरह से उनकी हालत ख़राब है, पढ़ने लिखने के बाद भी उनको उनके राइट्स नहीं हैं। तो एक्चुअली ये सोर्स हमें बताते हैं कि किसी चीज़ का सिस्टम कैसा है, क्या वो चीज़ सच कही गई है। ये सोर्स दिया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरा इंग्लिशमैन आर्थर यंग है, उसने ट्रैवल किया है तो वो कुछ लिख रहा है। तो आप देखेंगे कि उसने भी अपनी एक्सप्रेशंस दिए हैं फ्रांस में सोसाइटी का डिवाइडेशन है उसको लेके। आपका ये चैप्टर जो फर्स्ट है वो यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका द आउटब्रेक और रिवोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस आई हैव टू अनाउंस अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर यू ऑल। आपके जो पीडिक टेस्ट फर्स्ट होंगे तो उसका जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर रहा था कल खुद ही अपने आप से। तो मैंने देखा कि मैं फ़र्स्ट चैप्टर पॉलिटी में, फ़र्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स में, फ़र्स्ट चैप्टर आई थिंक नो 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 नो
only first chapter in geography, first chapter in polity, and first chapter of economics. First chapter in geography, India. First chapter in polity, what is democracy, why democracy, and in economics, the story of village Palampur. हिस्ट्री को मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ PD1 में, ठीक है? तो you have to listen carefully, but I also deliver this message in the group regarding your syllabus of PDD1. So don't worried about it. आप बेवजह परेशान ना हो. I send you all the syllabus of PDT1 in group. ओके, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं वहाँ इसको मैसेज को फॉरवर्ड कर दूँगा. एंड फ्रॉम 1 अगस्त, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर को मैं अब करवाऊँगा आफ्टर रिवीजन. रिवीजन जब आपका हो जाएगा उसके बाद में सेकंड चैप्टर आपको स्टार्ट करवाऊँगा. तो आपको जियोग्राफी में चैप्टर 1, इको में चैप्टर 1 एंड पॉलिटी, सिविक्स में भी चैप्टर 1, ये 3 चैप्टर्स का आपका रिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से. आई थिंक आफ्टर द कल 31 है. ओके, ऑन 2 अगस्त इज़ मंडे. तो मंडे से आपका रिवीजन स्टार्ट होगा PD, जो टेस्ट आपका 1 है उसके लिए. सो यू ऑल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर रिवीजन, एंड प्लीज़ contact your subject teachers, what was the syllabus and about that. All the teachers will tell you in the group, I think. So this is my subject, and this is the syllabus of PD1. So be ready for revision. Thank you class, have a nice day.